हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। इसके बाद आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज दैट इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स नॉट टैक्स डिडक्टेबल। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने बात की थी कि जो बेसिक डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ डेट में एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, वो बात हो रही है टैक्स की। जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट टैक्स से पहले आता है, इसीलिए हम टैक्स को कवर कर रहे हैं। और यही बात अगर हम प्रेफरेंस शेयर में देखें, तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट के बाद पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्स की कोई बात नहीं आ रही है। और यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेट्स मूव टुवर्ड फर्दर। Cost of ordinary shareholders equity. This is the most expensive option for raising funds. How? Let's discuss. The biggest issue is that कि cost of ordinary shareholders equity में percentage पता नहीं। Let's suppose मैं बात करूं cost of debt में कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, ये क्लियरली मेंशन्ड है टर्म्स एंड कंडीशंस में between both the parties. Whereas in cost of preference shares, it is mentioned कि कितना परसेंट डिविडेंड देना है। लेकिन अगर बात करूं कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी में, तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट देना है। जब एक चीज पता नहीं है कि कितनी देनी है, तो कितनी दी जाएगी। लाइक कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में आप जो भी कॉस्ट बेयर करते हैं वो बची हुई कॉस्ट बेयर करते हैं। बची हुई कॉस्ट कैसे? लाइक अगर आपने तीनों ऑप्शन अवेल किए हैं, लाइक आपने कॉस्ट ऑफ डेट भी अवेल किया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी अवेल किया है, और कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी भी अवेल किया है, तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी कॉस्ट ऑफ डेट की सबसे पहले पेमेंट होगी। इंटरेस्ट अमाउंट आपको सबसे पहले पे करना है। प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो या हो ही ना, इस सिचुएशन में अगर लॉस भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, और यही कॉस्ट ऑफ डेट है। इसके बाद फर्दर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एनी हाउ पे करना है आपको, वो सेकेंड ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि बाकी जितना बचेगा वो शेयर होल्डर्स अपने घर ले जाएंगे। अब कितना बचेगा और कितनी कॉस्ट होगी, इट्स ऑल अबाउट अ डिस्कशन पॉइंट। अब इक्विटी में जो बचता है वो ज्यादा बचता है तो ज्यादा ले जाएगा, कम बचता है तो कम लेके जाएगा, और यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी की कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। इस सिचुएशन में ये बहुत डिफिकल्ट है ये मेजर करना कि इस पे कितनी कॉस्ट पे की जाए। इस सिचुएशन में मतलब कहीं भी टैग नहीं लगा हुआ कि आपको इतना पे करना है। जहाँ टैग नहीं लगा हुआ होता वह हम एक्सपेक्ट करते हैं। कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना पे करना है? डिपेंड्स ऑन करंट मार्केट। लाइक कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी बिजनेस में, तो उस बिजनेस की करंट मार्केट वर्थ क्या है, और जो भी एक्सपेक्टेड करंट मार्केट वर्थ होगी उस बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट चार्ज होगी। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं।
लेट्स सपोज आप आपके प्रोफाइल पे कहीं पे भी ये टैग नहीं लगा हुआ कि आपको आपकी सैलरी में इतना परसेंट मिलेगा या इतनी सैलरी मिलेगी तो ही आप जॉब करेंगे। ये तो एंटायरली डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आपकी एजुकेशन क्या है। और जब टैग नहीं लगा हुआ तो हमें पता नहीं कि कितना है। इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इतनी तो सैलरी होनी चाहिए तो ही मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करूंगा, इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। लेट्स सपोज एक ऑफर है कि आपको सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस का काम करना है। यू आर बीइंग अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड यू विल गेट 2000 rupees per month. Will you accept it? Definitely you will not accept. Why? Because you are expecting more than 2000 rupees. जब आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरी वर्थ यहाँ पे इतनी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है, तो जब ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं तो वही उसकी कॉस्ट है। लाइक अगर यही ऑप्शन कुछ इस तरह से हो कि मैं आपको जॉब ऑफर कर रही हूँ और उसमें आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है, बीइंग अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फिर आप सोचोगे हाँ ठीक है अब ये ऑप्शन इस कदर है कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल से सपोर्ट करती हूँ कि कोई बंदा है, उसने इंटरनेशनल डिग्री ली हुई है और उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और इसको हम यही जॉब 25,000 में ऑफर कर रहे हैं। व्हाट विल यू थिंक? विल ही और शी एक्सेप्ट? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है हम क्या डिजर्व करते हैं, हमारी क्या वर्थ है, हम क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी सिचुएशन में अगर आप उनको 1 से 1.5 लाख ऑफर करेंगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है अब हम इतना डिजर्व करते हैं, हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही? तो इसी तरीके से जब कोई भी एक्सटर्नल पर्सन या एक्सटर्नल एंटिटी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करती है कि आपकी मार्केट पोजीशन क्या है, आपके नेचर ऑफ बिजनेस की वर्थ मार्केट में क्या है। जब उसका अंदाजा हो जाता है उस हिसाब से वो रिटर्न लेता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब बात करते हैं फर्दर स्लाइड्स। द बिगेस्ट इशू, percentage of cost of shareholders equity is not mentioned. Cost of shareholders equity is a long term option for raising funds. क्यों? क्योंकि आपको इसमें पता नहीं होता कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कब मिलेगा, पीछे कितना बचा है जो मुझे मिलेगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर कोई कंसिस्टेंट बिजनेस के साथ अटैच रहना चाहता है तो फिर वो ये ऑप्शन अवेल करता है। अदरवाइज जिसको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए उसके लिए बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लियर? एक्सपेक्टेड कॉस्ट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में ये अच्छे से समझा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही उनकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। लेट्स मूव टुवर्ड फर्दर। Fairly challenging to calculate as the cost must be included the risk undertaken by the shareholders. यही रिस्क इन्वॉल्व है कि पैसा मिलेगा भी, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। डन? It is also known as cost of ordinary shares or cost of equity. Cost of equity can be calculated in two ways: valuation model or growth model. Let's move toward valuation model. This model is also called as without growth. ये वो मॉडल है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। इसमें बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब यहाँ पे
हम ये देखते हैं कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पे हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड की, मतलब आज पैसे दिए हैं तो आज तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हमें उस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा कि वो कंपनी थ्रू आउट द ईयर काम करे और उसके बाद जो भी उसके रिटर्न में बचता है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड रिटर्न में दे। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज स्टैंड फॉर KE and expected dividend is D1. It's not D naught. D naught वो आज देगा, लेकिन आज कैसे देगा? जब तक काम नहीं करेगा तब तक देगा कैसे? That's why it's D1. एक साल के बाद। उसके बाद बात करते हैं P naught, आज की करंट प्राइस। क्लियर? फर्दर बात करते हैं ग्रोथ मॉडल। द ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला कि एक कंपनी होती है कि मुझे थ्रू आउट द, आप हर साल एग्जाम्पल से सपोर्ट करते हैं। हमने उसको ऑफर किया था एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को 25,000। क्या वो अपनी पूरी जिंदगी क्या 25,000 पे ही काम करेगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एनुअल बेसिस पे मेरी वर्थ इंक्रीज होती जाए और मेरी सैलरी इंक्रीज होती जाए? या फिर हमने जिसको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए ऑफर किए थे वो भी चाहेगा कि मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे जाऊं? तो यहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो ये ग्रोथ मॉडल बन जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स स्टैंड्स फॉर KE, expected dividend stand for D1, current market price P naught plus growth rate। ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है कि इस सिचुएशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना ग्रोथ हुआ है, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन। लेट्स मूव टू वर्ड फर्दर। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी व्हाट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज द अमाउंट which a running business retain over the period of time in order to invest in new business venture। एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सालों से काम कर रही है, और हर साल उनका जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट की सर्टेन परसेंटेज वो अपने पास मेंटेन करते हैं। इसका मतलब वो जितना प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स उस ऑर्गेनाइजेशन से निकालते नहीं है, उसमें वो सर्टेन अमाउंट उसमें रखा रहता है। ठीक, वो जो अमाउंट विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके ऐड होता है, तो जब अक्यूमुलेट होता है तो उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ योर इक्विटी। कैलकुलेशन में बात करें तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ, माइनस ड्रॉइंग्स जो भी पैसे आपके पार्टनर्स ने या ऑनर ने डिडक्ट किए हैं, इसके अलावा वो अमाउंट जो पिछले साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट से कलेक्ट होके आ रहा है विच इज रिटेन अर्निंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। यहाँ पे रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। जैसा कि हमने स्लाइड्स के स्टार्ट में ही हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेसिकली ये खुद एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करता है। अब ये इनडायरेक्टली कैसे एग्जिस्ट करता है उस पर हम बात करते हैं।
जिस तरह से हमने बात की कि रिटेन अर्निंग वो अमाउंट है जो सालों से बिजनेस में सेव बचा हुआ है, सेव किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। तो ये वो एक्सेसिव अमाउंट है जो हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। लाइक वो थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट में हमें कोई थोड़ा सा अमाउंट दे देता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, हम उसे इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। वो अपना पूरा अमाउंट बिजनेस का कोई भी उठा के नहीं देता। क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी यही होता है कि सर्टेन अमाउंट वो आपको दे देते हैं और उस पे आप डिविडेंड पे करते हैं। और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते। तो फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में इन्वेस्ट कौन करता है? उसमें वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी के इन्वेस्ट करते हैं। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली cost of retained earning is not actually exist. It's a reflection of cost of shareholders equity. सिर्फ cost of shareholders equity ही है जो इसमें इन्वेस्ट करती है cost of retained earning में। Clear? Are you getting my point? यहाँ पे फर्दर बात करते हैं। दो अप्रोचेज हैं। टू अप्रोचेज आर बुक वैल्यू अप्रोच, मार्केट वैल्यू अप्रोच। बुक वैल्यू अप्रोच में सेम एज इट इज वही होता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में होता है। लाइक वहां पे भी वैल्यूएशन मॉडल जो कि विदाउट ग्रोथ होता है एंड ग्रोथ मॉडल एग्जैक्टली सेम वही कैलकुलेट होता है जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में होता है। अब अगर फर्दर बात करें यहाँ पे हम लोग कि मार्केट वैल्यू अप्रोच में क्या बात हो रही है। रिटेन अर्निंग की बेसिकली मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मार्केट में इसकी इसकी इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कनेक्टेड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी से। कैसे? लेट सपोज शेयर प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी ₹10 and cost of retain earning is also 10। तो अब जब मार्केट में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है तो ये 10 अलग रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये दोनों अक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में जो मार्केट वैल्यू है वो ₹20 हो जाता है। मीन्स अगर रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती भी है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन एज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे रिटेन अर्निंग की जो भी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर ऐड हो जाती है और दोनों ऐड होने के बाद मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो कि यहाँ पे आपको ये अप्रोचेस समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा फंड्स जब भी रेज होते हैं तो किस मेथड से रेज होते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपसे फर्दर ये बात करनी थी कि इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कल तक प्रोवाइड हो जाएंगे गूगल क्लासरूम पे। तब तक आप इस लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें ताकि इसके जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ सके। क्लियर? और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और असाइनमेंट्स आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। स्टे होम, stay safe, stay healthy. Thank you. Allah Hafiz.